सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस क्लास में अपन पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक को। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को चीखली गांव रतनगिरी महाराष्ट्र में हुआ और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को। परिवार जो था वो चित्पावन ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे और इनका जो उपनाम है, इन्हें भारत का बेताज बादशाह, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता और इनकी जो उपाधि थी वो लोकमान्य थी। यानी इन्हें भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है और जनता के द्वारा इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। इनका जो प्रसिद्ध नारा था वो था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और आप ये देखोगे कि ये जो इनका नारा था, इसी नारे को लेकर के, इसी नारे के इर्द गिर्द इनके जो कार्य रहेगा वो इसी नारे के इर्द गिर्द रहेगा। अपने पूरे जीवन काल के अंदर ये इसी स्वराज को लेने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देंगे। पिता का नाम गंगाधर तिलक और इनकी माता का नाम पार्वती। तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा और उस व्यक्ति का नाम था वैलेंटाइन सिरोल। तो तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसके द्वारा कहा गया? वैलेंटाइन सिरोल को कहा गया। अब देखिए तिलक के बारे में, या जो तिलक ने अपने जीवन के अंदर जो भी कार्य किए वो भारतीय समाज के लिए और एक क्रांतिकारी के रूप में, वे सारे एक इस फ्लो चार्ट के अंदर मैंने आपको दिखाए कि 1880 में सबसे पहले तो उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की पूना में। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, गोपाल गणेश अगरकर, तिलक, MB नामजोशी, इन सभी ने मिलकर 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। कहाँ पर? पूना में। देखिए सबसे पहले जब बदलाव लेकर आना है तो बदलाव कहाँ से आएगा? शिक्षा से आएगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। उसके बाद में मराठा, या जिसे मेहरता भी कहा जाता है, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था, इसका प्रकाशन किया, इसकी शुरुआत की। तो 2 जनवरी 1881 को इस पत्रिका की शुरुआत की तिलक के द्वारा। इनके द्वारा जो दूसरा पत्र शुरू किया गया वो था केसरी, जो किस भाषा में था? मराठी में। और ये 4 जनवरी 1821 को शुरू किया गया। तो देखो मराठा जो था, अब याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि मराठा, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि मराठा कौन सी भाषा में लिखा, मतलब किस भाषा में प्रकाशित होता था, केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था। तो आपको केवल ये याद रखना कि मराठा मराठी में नहीं था, मराठा मराठी में नहीं था, किस में था? अंग्रेजी में। मराठा मराठी में नहीं था तो किस में था? अंग्रेजी में। और जो केसरी था वो किस भाषा में प्रकाशित होता था? मराठी में। इनका मुखपत्र था। मुखपत्र का मतलब होता है कि इनके जो विचार थे, जो भी ये लिखते थे, तो सबसे ज़्यादा वो लेखन का कार्य केसरी से ही करते थे। इसके बाद में देखिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई पूना के अंदर। 24 अक्टूबर 1884 को इसकी स्थापना हुई और इस सोसाइटी से इन्होंने 1890 में त्यागपत्र दे दिया। देखो इसको पूरा विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार एक फ्रेम आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक ने अपने जीवन काल में कौन कौन से कार्य किए। उसके बाद में इन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल आया था, उसका तिलक ने विरोध किया था 1891 के अंदर। उसके बाद में तिलक ने गणपति उत्सव मनाना शुरू किया 1893 में और उसके बाद में शिवाजी उत्सव 1895 में। तो आप देखिए कि ये उत्सव मना रहे, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, यानी कि एक प्रकार से हिंदू धर्म में जो शुरुआत इन्होंने की है कि किस प्रकार से जनता को अपने साथ में जोड़ा जाए। तो गणपति उत्सव मनाकर, शिवाजी उत्सव मनाकर लोगों का ध्यान, जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। उसके बाद में पूना प्लेग कमिश्नर मामला 1897 का। अब पूना में एक प्लेग कमिश्नर थे, तो जब पूना में प्लेग फैला हुआ था तो उस समय अंग्रेजों को एक वो दी गई कि आप क्या करो, घर घर जाकर ये पता करो कि कहाँ पर प्लेग फैला हुआ है और किस प्रकार से लोग समस्या में। तो इस चीज़ का अंग्रेज अधिकारियों ने गलत फायदा उठाया। तो उस समय तिलक ने क्या किया, अपने जो पत्र था उसके माध्यम से यह बात कही कि आप क्या करो कि कोई भी अगर अंग्रेज अधिकारी आपके घर में घुसता है और वो बाहर नहीं निकलता है, तो अगर आप उसको बाहर निकालने में समर्थ नहीं हो तो उस घर को आग लगा दो। और इसी क्रम में 2 बंधु थे, 2 व्यक्ति थे, चापेकर बंधु, 2 भाई थे, उन्होंने क्या कर दिया था, रेड और आयर्स की हत्या कर दी थी। और इसी पूना प्लेग कमिश्नर मामले में पहली बार
बाल गंगाधर तिलक पर क्या हुआ था, राष्ट्रद्रोह का पहला मुकदमा लगा था। उसके बाद में आता है मुजफ्फर बम कांड या किंग्सफोर्ड हत्याकांड, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने क्या किया था, किंग्सफोर्ड के यान पर बम फेंका था 1908 में। और इस क्रम में बाल गंगाधर तिलक पर राष्ट्रद्रोह का दूसरा मुकदमा लगा और उन्हें बर्मा की मांडले जेल भेजा गया 6 वर्ष के कारावास के लिए, जहां से उन्होंने क्या लिखी, भागवत गीता रहस्य या गीता रहस्य लिखी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस जेल से इन्होंने भागवत गीता रहस्य लिखी, तो मांडले जेल से। जब इनको बर्मा भेजा था 6 वर्ष के लिए, तब उन्होंने वहां पर क्या लिखी, भागवत गीता रहस्य। उसके बाद में होम रूल लीग का गठन किया अप्रैल 1916 के अंदर, और उसके बाद में स्वराज पर भाषण दिया इन्होंने, और स्वराज पर भाषण देने के कारण इन पर तीसरी बार राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया गया। तो ये तो था तिलक का एक बार ओवरव्यू कि आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये तो पढ़नी है तिलक के अंदर। तो कैसे पढ़ा आपने, शुरुआत से देखिए कि पहले तो न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, फिर मराठा का प्रकाशन, फिर केसरी का प्रकाशन, फिर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, फिर एज ऑफ कंसेंट बिल, उसके बाद में गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, पूना प्लेग कमिश्नर मामला, उसके बाद में मुजफ्फरनगर बम कांड, किंग्सफोर्ड हत्याकांड, और उसके बाद में होम रूल लीग का गठन, और उसके बाद में स्वराज पर भाषण। अब देखिए यहाँ से लगभग बातें बच्चों को याद रह जाती हैं कि केसरी किसने चलाया, मराठा किसने चलाया, शिवाजी उत्सव क्या था, गणपति उत्सव क्या था। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन को टफ बना के दे दिया जाए तो इनका वो क्रम पूछ लेता है कि तिलक के द्वारा किए गए कार्यों को क्रम व्यवस्थित कीजिए। तब वहाँ पर दिक्कत होती है, और वहाँ पर दिक्कत ना हो इसलिए अपन इसको कोई छोटी ट्रिक के साथ में याद करेंगे, ताकि पूरा का पूरा जो तिलक के द्वारा किए गए कार्य हैं वो आपको याद रहे। तो देखिए इसकी ट्रिक कैसे बनाएं। मराठा केसरी ने ढक्कन का बिल लिया। तो भाई मराठा केसरी कौन है, तिलक है। तो मराठा केसरी ने क्या किया, ढक्कन का तो बिल लिया। भाई कोई ढक्कन खरीदा और उसका बिल लिया कि भाई दुकान वाले से कह दिया कि मेरे को बिल दो, ठीक है। और बोले कि मैं तो जीएस की तैयारी करूंगा। और कहां से, पूना से। मराठा केसरी ने ढक्कन का बिल लिया और बोले मैं जीएस की तैयारी करूंगा पूना से। लेकिन जैसे ही वहां जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, बम फूट जाता है। और जैसे ही बम फूटेगा तो घर वाले क्या कहेंगे, भाई वापस आ जाओ, घर आ जाओ, वहां पे तो बमबारी हो रही है। तो जैसे ही बम फूटा तो वे अपने कहाँ जाते हैं, होम चले आते हैं स्वराज के लिए। अब अगर ये लाइन आपको याद है ना, तो आपको पूरा का पूरा क्रम याद हो जाएगा कि तिलक ने जो जो कार्य किए थे, इंपॉर्टेंट कार्य थे, वो आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाएंगे। कि मराठा केसरी ने ढक्कन का बिल लिया और बोले कि मैं तो जीएस की तैयारी करूंगा पूना से। भाई वहां पर क्या अच्छी कोचिंग है पूना में, तो इन्होंने कहा कि जीएस की तैयारी करूंगा पूना से। लेकिन वहां गए तो वहां बम फूट गया। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो अपने होम आ गए, और होम आ गए किसके लिए, स्वराज के लिए। अब देखो इसको अच्छे से समझो। सबसे पहला उन्होंने क्या किया था, मराठा का प्रकाशन किया था। उसके बाद में केसरी का। और ये बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि मराठा मराठी में नहीं था। मराठा मराठी में नहीं था तो किस में था, किस में था, अंग्रेजी में। यानी कि मराठा मराठी भाषा में नहीं था, अंग्रेजी में था। और केसरी किस में था, मराठी भाषा से प्रकाशित होता था। दक्कन का मतलब है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना उसके बाद में होती है। उसके बाद में आता है जो आपका एज कंसेंट बिल होता है 1891 का, वो। उसके बाद में जीएस का मतलब क्या, जी4 है गणपति उत्सव, और S4 है शिवाजी उत्सव, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रथम पूज्य क्या होते हैं, विनायक होते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, है ना। तो सबसे पहले किसे पूजा जाता है, गणपति जी को पूजा जाता है, गणेश जी को। तो सबसे पहले वो 1883 में क्या करेंगे, गणपति उत्सव की शुरुआत करेंगे। ठीक, उसके 2 साल बाद में 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना शुरू कर देंगे। उसके बाद में पूना से क्या याद करवाया था आपको कि पूना प्लेग कमिश्नर मामला था 1897 में, और इसी मामले के अंदर इन पे क्या हुआ था, राष्ट्रद्रोह का पहला मुकदमा लगा था। तो पूना। उसके बाद में बम फूटा, तो बम का क्या था कि किंग्सफोर्ड के यान पर बम गिराया था, या जिसे मुजफ्फर बम कांड भी कहा जाता है या किंग्सफोर्ड हत्याकांड भी कहा जाता है। तो बम से ये याद कर लोगे। उसके बाद में होम, तो होम का मतलब क्या है, होम रूल लीग का गठन किया जाता है 1916 के अंदर। और फिर सबसे लास्ट वाली बात क्या थी कि स्वराज पर भाषण देने के लिए तीसरी बार इन पर क्या हुआ था, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा था। तो तिलक पर 3 बार राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने ये इनको गोल मार्क में किया है, ये 3 आपको अच्छे से याद करने कि तीनों के तीनों क्या है, 1 2 और ये 3, ये क्या है, तीनों के तीनों
जो इनके ऊपर जो राष्ट्रद्रोह के मुकदमे थे उनको दर्शा रहा है कि पहला पूना के अंदर जो प्लेग कमिश्नर की हत्या हुई थी उसके लिए इनको क्या किया था, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। दूसरा जब किंग्सफोर्ड के यान पर बम फेंका तो उस समय राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। और तीसरी बार जब उन्होंने स्वराज पर भाषण दिया तो उसके लिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। और जब इन्होंने क्या किया था कि जब मुजफ्फर बम कांड के लिए इन्हें राष्ट्रद्रोह का दूसरा मुकदमा चलाया था तो इस बम कांड के लिए इन्हें बर्मा के मांडले जेल में भेजा था 6 वर्ष के लिए। और इसी जगह इन्होंने क्या लिखी थी, गीता रहस्य लिखा था। अब देखिए इसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए आपको ना ये जो मैं ट्रिक बोल रहा हूँ ना, इनको मेरा तो ये मानना है कि आप इनको क्या कर लीजिएगा, अपने मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिएगा ऑडियो के रूप में। और जब भी आप फ्री होते हो या फिर जब भी कोई काम कर रहे होते हो ना, आप उन ट्रिक्स को ना चला के छोड़ दिया करो, ताकि क्या होगा, आपके जो मेमोरी है ना उसके अंदर ये धीरे धीरे चीज़ें स्थायी होती रहेंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमारा रिवीजन हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें आपके दिमाग में स्थायी हो जाएंगी। तो देखिए अब इसको पूरा पढ़ते हैं कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 24 अक्टूबर 1884 को पूना में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? तिलक थे, नाम जोशी, वीएस आप्टे, डीके कर्वे, महादेव गोविंद रानाडे और आगरकर, इन सभी ने मिलकर क्या किया, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। और देखिए इस सोसाइटी का स्थापित करने का काम क्या था कि जो दक्कन का जो एरिया है उस एरिया के अंदर क्या करना था, शिक्षा को प्रचार प्रसार करना था। तो इस सोसाइटी का काम था कि दक्कन क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जिसके तहत इन्होंने क्या किया, कई स्कूल व कॉलेज खोले। जैसे आप देखते हो ना कि जो आज पूरे भारत के अंदर जैसे कई स्कूलें होती है कि जो डीपीएस हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उनकी कई ब्रांचेज हैं, वो एक प्रकार से एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी के तहत कई स्कूलें काम कर रही हैं पूरे भारतवर्ष में। तो इसी प्रकार इन्होंने क्या किया, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और इसी सोसाइटी के तहत अनेक स्कूल और कॉलेज खोले गए। और इसी क्रम में देखिए सबसे पहले इन्होंने खोला फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की पूना के अंदर 1885 में। बेसिकली ये महाराष्ट्र से संबंधित है, तो महाराष्ट्र के आसपास के एरिया को ही ये चुनेंगे और वहीं पर क्या करेंगे, स्कूल कॉलेज की स्थापना होगी। अब देखिए 1885 में पूना में इन्होंने क्या कर दिया, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना कर दी। तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि इस कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य कौन थे, तो वीएस आप्टे, दूसरे प्रधानाचार्य आगरकर। और ये आगरकर इनके मित्र थे और जो इनका जो केसरी पत्र था उनको चलाने में इनका बहुत इन्होंने सहयोग किया था, लेकिन किसी बात पर इनकी अनबन हो जाती है तो फिर आगरकर क्या हो जाते हैं, इनसे अलग हो जाते हैं और अलग होकर ये एक सुधाकर नाम का पत्र चलाते हैं। तिलक यहाँ गणित के शिक्षक थे, यानी कि फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित के शिक्षक थे। और बम्बई प्रांत का गवर्नर था फर्ग्यूसन, उसने इस स्कूल या इस कॉलेज के लिए क्या किया था, 1200 रुपये का दान दिया था। इसी क्रम में सेकंड जो आपका वो है अहिल्याबाई होलकर विद्यालय स्थापित किया। ये सारा काम क्या होगा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंडर हो रहा है। उसके बाद सतारा में न्यू इंग्लिश स्कूल खोला 1899 के अंदर। इस प्रकार से इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के तहत इन स्कूल्स और कॉलेज की स्थापना की, यानी कि भारतीयों के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो उसके इसके लिए। अब देखिए तिलक ने क्या किया, कांग्रेस ज्वाइन की कब, 1890 में। और 1891 में एक अधिनियम आता है या बिल आता है, वो कौन सा बिल होता है, आयु सम्मित अधिनियम 1891। और इस बिल का विरोध किया था किसने, तिलक व आरसी दत्त ने, जिसे क्या कहा जाता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये क्या था, इसको समझिए अच्छे से कि इस अधिनियम में यौनाचार व सहमति की आयु 12 वर्ष तय की गई, जो पहले कितनी थी, 10 वर्ष थी। और अगर कोई इसकी अवहेलना करता है तो वह रेप माना जाएगा। यानी अगर कोई महिला अगर अपने पति के खिलाफ भी अगर मान लो कि वो 10 साल से छोटी है, अगर वो मुकदमा दायर करती है तो उसको क्या हो जाएगा, वो रेप माना जाएगा, अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध वो हो रहा है तो देखिए यहाँ पर एक केस इंपॉर्टेंट होता है कि रुक्माबाई वर्सेज भीकाजी का केस था। रुक्माबाई डॉक्टर थी जिसका बाल विवाह किया गया था पहले, और इस केस में भीकाजी जीत गया था। लेकिन इसी समय फूलमोरी की मृत्यु उसके पति द्वारा बनाए गए बलात् संबंध के कारण हो जाती है। तो केस हारने के बाद रुक्माबाई ने क्या किया, महारानी विक्टोरिया से अपील की और महारानी ने रुक्माबाई का विवाह क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और भविष्य में ऐसा कोई मामला नहीं हो इसके लिए क्या बनाया गया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया। देखिए सीधी सी बात है कि
रुकमाबाई और भिकाजी का केस चल रहा है। इस केस में भिकाजी जीत जाते हैं, रुकमाबाई हार गई। लेकिन उसी समय एक फूलमोरी होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है उसके पति द्वारा बनाए गए बलात् संबंध के कारण। तो इसी वजह से वो दोबारा क्या करती है, रुकमाबाई महारानी विक्टोरिया से अपील करती है, और महारानी विक्टोरिया ने क्या कहा कि रुकमाबाई का जो विवाह था ना उसको तो रद्द कर दिया, और भविष्य में ऐसा कोई मामला नहीं हो इसके लिए एक बिल लेकर आए, वो एज ऑफ कंसेंट एक्ट। अब इसमें क्या किया गया था कि जो यौनाचार की जो सहमति की जो आयु थी वो क्या करती थी, 10 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी, 12 वर्ष कर दी। और तिलक ने इस चीज का विरोध किया। तब आप देखोगे कि तिलक इस चीज का विरोध क्यों करे, एक्चुअल में तो सही नियम था, लेकिन तिलक का मानना था कि अगर हमारे जो सामाजिक सुधार हैं या धार्मिक सुधार हैं, अगर उनमें कोई सुधार करना है तो हम खुद करेंगे। अंग्रेज कौन होते हैं सुधार करने वाले, तो इसके पीछे उनकी मंशा ये रही। अब देखिए कई समाज सुधारकों ने रुकमाबाई बचाओ समिति बनाई, जिसमें कौन कौन से थे, बहराम जी मालावारी, आनंदी गोपाल आदि थे। यानी रुकमाबाई बचाओ समिति भी बनाई जिसमें बहराम जी मालावारी थे, आनंदी गोपाल आदि थे। इसके बाद में देखिए बाल गंगाधर तिलक ने युवाओं के नैतिक व शारीरिक विकास के हेतु अखाड़े, लाठी क्लब व गो हत्या विरोधी समितियां स्थापित की। यानी कि जगह जगह अखाड़े बनाए गए जिससे क्या हो सके, जो भारत के जो नवयुवक हैं, पुरुष हैं या जो महिलाएं हैं, वो क्या करें, अखाड़े में जाएं ताकि वो बलशाली हो सकें। लाठी क्लब यानी कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ती है तो क्या होगा, अगर लड़ाई होती है तो उन पुरुषों को, महिलाओं को क्या आनी चाहिए, लाठी चलानी आनी चाहिए, तो उसके लिए लाठी क्लब। उसके अलावा गो हत्या विरोधी समितियां स्थापित की। तिलक पर राष्ट्रद्रोह का पहला मुकदमा, पहले अपन ने पढ़ा है कि 1896-97 में क्या हुआ था, पूना प्लेग महामारी फैली, जिसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी क्या थी, ब्रिटिश भारतीय सेना को दी गई, जिसके तहत सेना के अधिकारियों ने घरों की जबरन तलाशी ली और अत्याचार किए। तो बाल गंगाधर तिलक बीजीटी ने अपने केसरी पत्र में लेख लिखा कि अगर कोई आपके घर में घुसे तो आप उसे क्या करो, अगर नहीं निकाल सकते तो घर को बंद करके क्या कर दो, आग लगा दो। ये उन्होंने अपने केसरी पत्र में लिखा। देखिए जो भी सुधारक होते हैं या जो क्रांतिकारी होते हैं, वे अपनी आवाज उठाने का एक जरिया होता है उनके पत्र। तो इसीलिए वो क्या करते थे, उस समय समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे। वजह थी कि उनके जो विचार हैं, उनकी जो विचारधारा है, वो लोगों के सामने किस प्रकार से आएगी, तो वो आएगी समाचार पत्रों के जरिए। और इनका जो मुख्य पत्र था वो था केसरी। तो ये केसरी में ऐसी बातें छापते रहते थे। अब देखिए इस लेख के बाद में दामोदर व बालकृष्ण नामक 2 चापेकर बंधु थे। इन्होंने क्या किया, प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयरसेट की जून 1897 में हत्या कर दी। और जब इन्होंने हत्या की तो तिलक ने अपने पत्र केसरी में इस हत्या की साम्यता किससे बैठाई, शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या से। तो इन्होंने कहा कि ठीक ऐसा ही काम किया इन्होंने जिस प्रकार से शिवाजी ने क्या किया था, अफजल खान की हत्या की थी। इस कारण तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा लगा और 1897 में 18 माह के कारावास की सजा हुई। और बाहर आते ही वे अपना लक्ष्य किसे बनाते हैं, स्वराज को अपना लक्ष्य बनाते हैं। हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। अब देखिए जब वो जेल में रहे थे 1897 में, जब उनको जेल में डाला गया तो 1897 के अमरावती और 1898 के मद्रास के अंदर जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, उनमें तिलक के साथियों ने तिलक को रिहा करने का प्रस्ताव लेकर आए थे। लेकिन जो उदारवादी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, ये उदारवादी थे। तो इन उदारवादियों ने इन प्रस्तावों को पास नहीं होने दिया। उसके बाद में तिलक 1899 में रिहा हुए तो तिलक ने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में बंबई के गवर्नर सैंडहर्स्ट के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव रखा। लेकिन उदारवादी यहाँ भी टांग अड़ाते हैं और उन्होंने वो बिल पास नहीं होने दिया। यानी कि लखनऊ के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है और उसमें बंबई का गवर्नर है सैंडहर्स्ट, वो क्या था, थोड़ा सा अत्याचारी टाइप का आदमी था। तो उसके खिलाफ उसके जो कार्य थे वो ठीक नहीं थे, तो उसके खिलाफ तिलक क्या लेकर आए, निंदा प्रस्ताव लेकर आए लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में। लेकिन उदारवादियों ने इसे भी पास नहीं होने दिया। परिणाम स्वरूप देखिए धीरे धीरे इस प्रकार से क्या होता है कि उदारवादी अपनी बातों पर अड़े रहते हैं और जो एक दूसरा धड़ा होता है धीरे धीरे उनकी विचारधारा एक प्रकार से उग्र होती जाती है। तो जिसे आप क्या कहते हो, उग्रवादी विचारधारा या गरम दल के नेता। तो धीरे धीरे कांग्रेस में मतभेद होंगे और एक समय ऐसा आएगा कि 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होगा उसमें क्या हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। यहाँ पर 3 अधिवेशन आपको याद रखने जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं
कि 1905 के अंदर वाराणसी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 6 में कलकत्ता में हुआ और 7 में सूरत में हुआ। वाराणसी वाले की अध्यक्षता की थी गोखले ने, 6 के अंदर की दादा भाई नौरोजी ने, और 7 में जो सूरत के अंदर अधिवेशन हुआ जहां पर कांग्रेस का विभाजन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष ने। यहाँ पर घोष है ना कि बोस, ध्यान रखना इस चीज का, रास बिहारी घोष। अब देखिए याद कैसे करें इसको, ऐसे याद करना आपको कि 5 6 7 एक साथ लिखोगे, 5 6 7, 5 6 7 लिखा, और इसके बाद में क्या लिखोगे? वाकसु। वाकसु, वाकसु का मतलब क्या है? वा का मतलब वाराणसी, कै का मतलब कलकत्ता और सु का मतलब सूरत। और उसके बाद में लिखोगे, याद करोगे, गोखो दादो घोष। गोखो दादो घोष इंपॉर्टेंट है तीनों सम्मेलन, क्योंकि 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हो रहा है। 6 के अंदर तिलक के प्रयासों से ही क्या हो रहा है? स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव पारित हो रहा है। और 7 के अंदर क्या हो रहा है? कांग्रेस का विभाजन हो रहा है। तो तीनों सम्मेलन आपको याद होना चाहिए, 5 6 7, वाकसु, गोखो दादो घोष। 2-3 बार बोलोगे ना, गोखो दादो घोष, गोखो दादो घोष, तो याद हो जाएगा वाकसु वाकसु 5 6 7। अब देखिए यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि 1907 में रास बिहारी घोष ने क्या किया था? 1907 में जो सूरत अधिवेशन था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की, और वहाँ पर कहते हैं कि लात घुसे चप्पलें चली, और कहा जाता है कि जब एक चप्पल तो जाके सुरेंद्र नाथ बनर्जी को लगी थी। यानी कि उस समय भी क्या होता था, जैसे कई बार आप यहाँ पर आज वर्तमान में भी देखते हो ना, कई स्टेट की जो असेंबलियाँ होती है, विधानसभा होती है, वहाँ पर ऐसी हरकतें होती है। तो उस समय भी क्या हुआ था कि ऐसा काम हुआ, और उसके बाद में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो जाती है, गरम दल और नरम दल। और गरम दल का नेतृत्व मुख्यतः कौन करते हैं? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि तिलक के प्रयासों से ही स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये चारों बातें आपको याद होनी चाहिए। स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पारित हुए कौन से अधिवेशन में? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अब देखिए कि 1907 में तिलक ने कलकत्ता में एक भाषण दिया, जिसे क्या कहा जाता है? टेनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी कहा जाता है। तिलक पर राष्ट्रद्रोह का दूसरा मुकदमा 30 अप्रैल 1908 को हुआ, यानी 1908 में तिलक पर दूसरा मुकदमा चला। तो 30 अप्रैल जो 1908 की क्या घटना थी कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने कलकत्ता के जज डगलस किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन वह गाड़ी में नहीं था, और उसमें क्या हुआ कि कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी जाती है। देखिए मारना किसे चाह रहे हैं? कलकत्ता का एक जज था डगलस किंग्सफोर्ड, उसको मारना चाह रहे हैं। उसकी गाड़ी थी, लेकिन उस समय उस गाड़ी में मौजूद नहीं था। तो एक व्यक्ति था कैनेडी, अंग्रेज व्यक्ति, और कैनेडी क्या था कि भारत का समर्थक था, भारत का समर्थक था। तो कैनेडी की वाइफ और उसकी जो बेटी है वो उस यान में होती हैं, और वो दोनों उस बम कांड के अंदर मारी जाती हैं। तो प्रफुल्ल चाकी तो उस समय, ओके बेटा आ रहा हूं, चलो आप, सॉरी, हाँ चलो आप। देखिए फिर क्या हुआ, प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया? तो आत्महत्या कर ली, और खुदीराम को क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई। अब इसी कांड को लेकर तिलक पर क्या होता है? राष्ट्रद्रोह का दूसरा मुकदमा चलाया जाता है। तो तिलक ने ऐसा क्या किया कि तिलक ने क्या किया कि इनके पास तो एक हथियार था कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं क्या कर दूं, केसरी से क्या कर दूं, जाके सीधा छाप दूं, जिससे क्या होगा कि जनता के अंदर राष्ट्र के लिए जो एक प्रकार से नई भावना का क्या होगा? संचार होगा, राष्ट्र को अंग्रेजों से मुक्त कराने की भावना का संचार होगा। तो इन्होंने केसरी पत्र में इन दोनों के बचाव के अंदर कई लेख लिखे, और उन लेखों में एक लेख था देश के दुर्भाग्य। तो इसीलिए तिलक को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया, और 9 सदस्यों की जूरी ने 7-2 के फैसला देकर 6 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी गई। सोच के देखो, अगर एक व्यक्ति को 6 साल का कारावास सुना दिया जाए, और यानी कि उसके जीवन के महत्वपूर्ण 6 वर्ष उसको जेल में बिताने पड़े, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, तिलक ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी। तो देखिए इस मामले के अंदर तिलक के वकील थे जिन्ना, जो हार गए। तिलक को सजा सुनाई दिनशा दावर के द्वारा, और जेल, कौन सी जेल में भेजा गया? मांडले। कौन सी जेल में भेजा गया? मांडले। और मांडले जेल में ही तिलक ने क्या किया? मराठी में श्रीमद् भागवत गीता रहस्य लिखी। तो याद कैसे करना है कि तिलक गीता मांडले, तिलक गीता मांडले,
भाई गीता लिख ले, मांडले का मतलब क्या था, अपन कहते हैं ना अपनी स्थानीय भाषा में लिखने को क्या कहते हैं, आंख मांडले। तो वैसे ही आपको याद करना है कि तिलक गीता मांडले, तिलक गीता मांडले, यानी कि गीता रहस्य कहाँ लिखी गई, मांडले जेल के अंदर लिखी गई। और इस पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद था वो किसने किया था, माधवराव सप्रे ने किया था। यानी कि जो श्रीमद् भागवत गीता रहस्य थी मराठी में, उसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद किसने किया, माधवराव सप्रे ने किया। और यही वो पहला समय था जिसमें क्या हुआ कि जब तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई तो मजदूरों व रेल कर्मचारियों ने 6 दिन की हड़ताल की थी। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो तिलक थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर जो मजदूर थे और जो कर्मचारी थे उनकी महत्ता को समझा और उनको अपने साथ में मिलाने का प्रयास किया। तो जब तिलक को 6 वर्ष की सजा होती है तो मिल मजदूर जो थे और जो रेल कर्मचारी थे उन्होंने 6 दिन की हड़ताल की थी। 1914 में क्या हुआ, जेल से रिहा हुए और स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य के हेतु उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। यानी कि तिलक, आप सोच के देखो कि तिलक ऐसे आदमी है जिनको सोते जगते उठते बैठते समय केवल एक ही चीज याद रहती है और वो क्या है, स्वराज। हमें क्या लेना है, स्वराज। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो जैसे ही जेल से रिहा होते हैं स्वराज के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो तिलक ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। अखिल का मतलब क्या होता है कि पूरे भारत के अंदर, है ना। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अखिल भारतीय होम रूल जो लीग थी वो उनके जो कार्य क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे। तो इन्होंने स्थापना की कहाँ पर, बेलगांव। बेलगांव कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर। तो 28 अप्रैल 1916 को तिलक के द्वारा अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना होती है। और स्थापना हुई बेलगांव में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, पूना में। अध्यक्ष किसे बनाया गया, जॉन बाप्टिस्टा को अध्यक्ष बनाया गया और इसके सेक्रेटरी यानी सचिव किसे बनाया गया, एनसी केलकर को। और इस अखिल भारतीय होम रूल लीग का जो कार्य क्षेत्र था, होम रूल का मतलब क्या था, स्वशासन, ठीक है ना। होम रूल का मतलब क्या होता है, स्वशासन या स्वराज। कार्य क्षेत्र क्या था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार। और महाराष्ट्र में किसको छोड़कर, बंबई को छोड़कर, ठीक है। तो होम के लिए क्या करना पड़ेगा, अब याद कैसे करें इसको कि होम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। होम के लिए भाई अगर होम बनाना है आपको, क्या बनाना है, घर बनाना है आपको, तो होम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काम भी। इसको ऐसे याद करो, काम, KAM काम, और भी करना पड़ेगा। के का मतलब कर्नाटक, ठीक है, ए यहां पर साइलेंट है, और एम का मतलब क्या है, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत। लेकिन आपको ये याद रखना है कि बंबई को छोड़कर, महाराष्ट्र का जितना एरिया था वो पूरा आ जाता है बंबई को छोड़कर। और बी का मतलब है बरार। तो यहां से क्या पता लगा आपको कि जो होम रूल जो थी, कौन सी, तिलक वाली। देखिए 2 होम रूल होंगी, एक तो एनी बेसेंट की होगी और एक तिलक की होगी। तो जो तिलक की होम रूल लीग थी उसका कार्य क्षेत्र कौन सा था, यहाँ से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए कि तिलक की होम रूल लीग का जो कार्य क्षेत्र था वो कौन सा था। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार। अब आगे बात करें कि तिलक ने कांग्रेस के 1916 के लखनऊ सम्मेलन में गर्म दल व नरम दल के बीच में समझौता करवाया। इसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं। देखिए 1907 के अंदर कांग्रेस का विभाजन होता है और उसमें गर्म दल और नरम दल 2 दल बनकर उभरते हैं भारतीय राजनीति के अंदर। और 1916 में देखिए तिलक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। उनको ये पता था कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी, भारत को स्वराज नहीं मिलेगा। तो उन्हीं के प्रयासों से क्या होता है कि 1916 के अंदर जो कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन होता है उसमें गर्म दल और नरम दल के बीच में समझौता हो जाता है। और इसी वर्ष भी क्या हो जाता है, मुस्लिम लीग का भी समझौता हो जाता है। अब तिलक पर राजद्रोह का तीसरा मुकदमा लगेगा कि उन्होंने 1916 में क्या किया, स्वराज पर भाषण दिया, जिस कारण से उनके ऊपर क्या हुआ, राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला। तो तिलक पर 3 राष्ट्रद्रोह के मुकदमे थे। पहला था पूना प्लेग कमिश्नर मामले में, दूसरा बम कांड में, और तीसरा स्वराज पर भाषण देने में। और इसी समय लोगों ने इन्हें क्या किया था, लोकमान्य की उपाधि दी थी। तिलक को 1918 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन वैलेंटाइन चिरोल पर मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए वे लंदन गए हुए थे, और जिस कारण से उस दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। यानी तिलक को 1918 का कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्ष चुना, लेकिन विडंबना देखो कि कभी भी तिलक है ना कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए।
और जब इनको चुना गया तब ये कहाँ चले गए थे? लंदन में। क्यों? क्योंकि एक वैलेंटाइन चिरोल नाम करके व्यक्ति थे जिन्होंने सॉरी अपनी बुक लिखी थी। उनकी बुक थी इंडियन अनरेस्ट, और उस बुक के अंदर उन्होंने क्या कहा था कि वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक कहा। और इसी बात के लिए मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए तिलक कहाँ चले गए? लंदन चले गए, और जिसके कारण अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। अब देखिए तिलक द्वारा लिखी गई बुक्स, ये जो है ना इंडियन अनरेस्ट, ये है वैलेंटाइन चिरोल की बुक, जिसमें क्या कहा गया था? तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। मैं कई चीज़ों को देखिए बार बार बोलता हूँ, उसका कारण क्या है कि जो टॉपिक या जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उसको आपको कम से कम 2-3 बार पढ़ोगे ना तो अब थोड़ा बहुत दिमाग में जरूर आएगा जब आप इस वीडियो को देखोगे। अब इसके अलावा देखो तिलक की रचनाएं कौन कौन सी थी। तो द ओरियन 1893 के अंदर लिखी, और इसके अंदर क्या था कि ज्योतिष के आधार पर वेदों का रचना काल बताया गया है इस बुक के अंदर। उसके बाद में उन्होंने लिखी द आर्कटिक होम ऑफ वेदास 1903 के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी बुक के अंदर इन्होंने आर्यों का जो मूल प्रदेश था उसे किसे बताया? उत्तरी ध्रुव को बताया कि आर्यों का मूल प्रदेश उत्तरी ध्रुव है, आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ये बात किसने कही? बाल गंगाधर तिलक ने। और किसमें कही? द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, यरवदा जेल में लिखी थी। और यरवदा जेल में ही मैक्स मुलर ने इनको क्या भेजा था? ऋग्वेद भेजा था, और उसका अध्ययन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसके अलावा तीसरी बुक है वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, और चौथी है गीता रहस्य। और याद कैसे करवाया था? तिलक गीता मांडले, तिलक गीता मांडले। तिलक ने केसरी पत्र का प्रकाशन आगरकर के साथ मिलकर विष्णु शास्त्री चिपलुंकर की प्रेस आर्यभूषण से किया था। जो केसरी पत्र था उसका प्रकाशन इनके मित्र थे आगरकर, ठीक है ना, उनके साथ में मिलकर एक प्रेस थी आर्यभूषण, जो किसकी थी? विष्णु शास्त्री चिपलुंकर की थी, उससे किया। लेकिन 1888 में आगरकर ने अलग होकर क्या किया? सुधाकर पत्र चलाया। संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी गहरी दिलचस्पी है, ये कथन किसका है? मैक्स मुलर का। यानी कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी गहरी दिलचस्पी है, ये कथन था मैक्स मुलर का। और यही मैक्स मुलर जिन्होंने क्या किया था? ऋग्वेद भेजा था यरवदा जेल में। अन्य योगदान की बात करें तो देखिए तिलक ने 1905 में लेनिन से गुप्त पत्र व्यवहार किया। लेनिन रूस के थे। तिलक भारत में पहले राजनीतिक कैदी माने जाते हैं, और तिलक को उनके मित्र क्या कहते थे? मिस्टर ब्लंट कहते थे। तिलक की मृत्यु, अब देखिए देश का दुर्भाग्य देखिए कि जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा है उसी दिन क्या हो रही है? तिलक की मृत्यु हो रही है 1 अगस्त 1920 को। तिलक की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा कि वह जो मनुष्यों में सिरमौर था नहीं रहा, सिंह गर्जना शांत हुई। ये कथन है किसका? गांधी जी का। तो ये कोटेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। तिलक को गांधी जी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा, और नेहरू ने भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी। उसके अलावा तिलक ने मोर्ले मिंटो अधिनियम 1909 का समर्थन किया। जब 1909 का मोर्ले मिंटो अधिनियम आया था उसका समर्थन तिलक के द्वारा किया गया। तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन कहा, कांग्रेस के अधिवेशनों को छुट्टियों का मनोरंजन कहा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि तिलक पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों व किसानों की भूमिका को पहचाना और मुंबई में मजदूरों के बीच सक्रिय रूप से राजनीतिक कार्य किया। तभी तो आप देखते हो कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो 6 दिन की हड़ताल की थी। जो मिल मजदूर थे, जो रेलवे के कर्मचारी थे, उन्होंने तो सबसे पहले इस चीज़ को पहचाना किसने? तिलक ने। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को लाइक, शेयर, और अगर चैनल पर आप नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे क्या है कि मोटिवेशन मिलता है कि कम से कम ये पता चलता है कि कितने साथी हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ये जो टॉपिक है ना वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है, और जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब आप रीट के अंदर पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें पढ़नी होंगी, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा एसएससी की जितनी भी एग्जाम्स हैं वहाँ से तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं, आपको याद रहता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हमें अच्छा लग रहा है कि वीडियो अच्छा नहीं लगा। कैसे भी कमेंट हो आप, लेकिन डालिएगा जरूर। धन्यवाद।